हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो परमाणु का प्रारंभिक इतिहास था कि कैसे परमाणु के बारे में खोज हुई और कैसे हमको पता लगा और कैसे जे टॉमसन ने बताया था। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया, इससे एक बात तो तय हो गई कि जो जे थॉमसन जी का जो मॉडल था एटॉमिक, वो असफल हो गया। क्यों? इन्होंने बताया था, थॉमसन जी ने, उन्नीस सौ चार में 3-4 पॉइंट बताए थे। वो कौन से 3-4 पॉइंट थे? हमने आपको कल बताए भी थे कि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता होता है विद्युत का। इसमें ना धनावेश होता ना ऋणावेश होता है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर जितना कुल ऋणावेश होता है उतना ही कुल धनावेश। और इन्होंने ये भी बताया, थॉमसन जी ने, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मीन्स ऋणावेश, वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं और धनावेश कैसे व्यवस्थित होता है। तो इन्होंने क्या बताया, तरबूज की संकल्पना दी। बिल्कुल तरबूज की तरह जो धनावेश होता है वो पूरे एटम में कंटिन्यूसली फैला हुआ होता है, ठीक, लगातार सतत रूप से फैला हुआ होता है। बीच बीच में तरबूज के में बीज की तरह इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, निगेटिव चार्ज धसा हुआ होता है। ये व्यवस्था इन्होंने बताई। अब जरा हम देखते हैं ये व्यवस्था फेल क्यों हो गई। 1904 में जो आई है जे थॉमसन जी की, ये व्यवस्था फेल क्यों हो गई। अब ये व्यवस्था फेल इसलिए हुई है, जरा हम इस प्रयोग को देख लेते हैं रदरफोर्ड का। क्या प्रयोग था? रदरफोर्ड ने पहले तो ये पर्दा लगा हुआ है जिंक सल्फाइड का, तो ये पर्दा जिंक सल्फाइड का लगाया इन्होंने चारों तरफ। बीच में एक स्वर्ण धातु की एक पतली पन्नी, फिल्म जिसे बोलते हैं, उसको सेट किया। और ये एक बॉक्स लेड का बना होता है। इसके अंदर एक जो बिस्मिथ का एक समस्थानिक है 83Bi214, 83Bi214 बिस्मिथ का एक समस्थानिक है। ये अल्फा कण उत्सर्जित करता रहता है। इसको रखा, ठीक है। इसको बीच में इसलिए रखा कि अल्फा कण चारों तरफ ना जा सके। आगे को एक छेद कर दिया, केवल उसी में अल्फा कण जाएंगे, शेष को ये अवशोषित कर लेगा, शेष अल्फा कणों को ये अवशोषित कर लेगा। अब यहां पर ये सोने की ही पन्नी क्यों लगाई गई? हम किसी और धातु की भी लगा सकते थे। सबसे अच्छा पॉइंट मेन है इसमें। इन पॉइंटों को समझने के लिए पहले जरा ये ध्यान दो, अल्फा कण जब टकराएंगे तो किसी परमाणु से टकराने चाहिए सीधे सीधे, और परमाणु बहुत छोटा होता है और एक के ऊपर एक परमाणु होते हैं। कितनी भी पतली फिल्म ले लो, कम से कम 1000, 1500, 2000, किसी किसी में 10,000 परमाणु होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए, चिपके हुए बिल्कुल। अब हमको अगर सही तरीके से परमाणु की जानकारी, एक परमाणु की जानकारी लेनी है, उसके आंतरिक संरचना की जानकारी लेनी है, तो हमको अकेला परमाणु मिलना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो कम से कम संख्या रहे तो अच्छा है। तो सबसे पतली फिल्म बनाई जा सकती है, इसकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है। तन्यता मीन जिसको अगर इसकी चादर, पतली चादर बनाई जा सके, इसको खींचा जा सके, तो सबसे ज्यादा पतला तार या पतली चादर सोने की बनाई जाती है। इसीलिए इसको आभूषणों में भी प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। तो पहला तो हो गया, इसकी तन्यता सबसे ज्यादा होती है, तन्यता, ठीक है। दूसरा, जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है तो जो स्वर्ण धातु की जो पन्नी होती है उसमें जो नाभिक होता है, जो उसमें परमाणु होता है वो स्थिर बना रहता है, वो स्थिर बना रहता है। दो रीजन सबसे मेन है, एक तो सोने की तन्यता सबसे ज्यादा होती है और दूसरा इसका परमाणु स्थिर बना रहता है, इसलिए हमने इसको प्रयोग किया। और ये जिंक सल्फाइड का पर्दा कैसे लगाया है?
जिंक सल्फाइड का पर्दा इसलिए लगाया कि जो अल्फा कण इससे टकराने के बाद जो जाएंगे तो ये जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जहां जहां पर टकराएंगे वहां पर एक प्रकाश, एक चमक उत्पन्न होगी। तो हमको अल्फा कण तो दिखेंगे नहीं किधर गए, तो वो चमक दिखती है कि कहां पर चमक ज्यादा उत्पन्न हो रही है, कहां पर चमक कम उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए उन्होंने चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का पर्दा लगाया। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 3 पॉइंट देखे। उन्होंने जैसे अल्फा कण प्रयोग किया तो इसमें 3 पॉइंट सबसे ज्यादा थे। कौन से 3 पॉइंट? उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। देखो ये सीधे निकल गए, अधिकांश मीन्स 99% से भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, 99% से भी अधिकांश सीधे निकल जाते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट निकला कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे हैं जो 90 डिग्री से भी अधिक, 90 डिग्री से भी अधिक, ये सीधे अगर जाते हैं तो इधर मुड़ जाए 90, तो सीधे 90 से भी अधिक जाना चाहिए इधर, और 90 से भी अधिक मुड़ जाते हैं। ऐसे 90 डिग्री से भी अधिक के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, 90 डिग्री से भी अधिक। और बहुत कम रेयर केस में लगभग 180 से कुछ ही कम बिल्कुल सीधे वापस, मतलब 10,000 से 12,000 अल्फा कणों में मात्र एक कण, 10 से 12,000 अल्फा कणों में मात्र एक कण ऐसा होता है जो सीधे वापस आ जाता है। मींस 180 से कुछ ही कम, मतलब 10 से 12,000 अल्फा कण अगर यहां पर जाएं तो मात्र एक अल्फा कण ऐसा आएगा जो ठीक जस्ट वापस आ जाएगा, 180 डिग्री घूम जाएगा लगभग। ये 3 पॉइंट तो निकले हैं। कौन से 3 पॉइंट? अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक, और 10 से 12,000 बहुत रेयर केस में एक आधे अल्फा कण ऐसा आया जो लगभग 180 डिग्री का कोण घूम गया, मतलब जस्ट वापस आ गया। जाना चाहिए था सीधी और वो जस्ट उल्टा हो गया, यहां से सीधा 180 घूम गया। अब ये प्रयोग उन्होंने किया है 1906 में, और इस प्रयोग के आधार पर लगभग ये डेट मिलती है हमको 1906 में ये प्रयोग किया, और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 पॉइंट निकाले। वो 3 पॉइंट कौन से हैं देखिए। उन्होंने 3 पॉइंट निकाले, देखिए। पहला पॉइंट उन्होंने क्या निकाला? पहला पॉइंट इस बिंदु से निकाला, ये अल्फा कण जो 90% अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं उनसे उन्होंने निकाला कि परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त है। अब अल्फा कणों पर कौन सा धनावेश होता है आप लोग जानते होंगे, धनावेश। अगर अब देखिए इस पहले पॉइंट से ही, मात्र इस पहले पॉइंट से ही जे थॉमसन जी का मॉडल जो था वो असफल हो गया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा धनावेश पूरे भाग में सतत रूप से फैला हुआ होता है। अगर सतत रूप से फैला होता तो कहीं से भी अल्फा कण जाता, उस नाभिक के कहीं से भी जाता, देखिए ये सीधे निकल गए, अधिकांश सीधे निकल गए। देखिए ये सीधे निकल गए। अगर पूरे में फैला होता तो ये सीधे क्यों निकल गए भाई? क्योंकि अल्फा कणों पर कौन सा होता है? धनावेश। अल्फा कणों पर धनावेश, और धनावेश पूरे में फैला हुआ है, तो इस धनावेश को, इस वाले धनावेश को ये धनावेश प्रतिकर्षित नहीं करेगा, रिपल नहीं करेगा, पीछे को रिपल्सन फोर्स लगाएगा, जरूर लगाएगा। अगर होगा तब ना, मगर है ही नहीं। अगर ऋणावेश होगा तो वो आकर्षित करेगा, आगे जाने नहीं देगा। मतलब ना ऋणावेश है ना धनावेश, टोटली रिक्त स्थान है यहां पर, पहला पॉइंट से। अब इस पहले पॉइंट से इनका मॉडल असफल हो गया। आगे इन्होंने क्या कहा?
इन्होंने कहा कि जो कण 90 डिग्री से अधिक के कोण घूम जाते हैं, 90 डिग्री से अधिक इससे इन्होंने अंदाजा ये लगाया कि इसके मध्य में जरूर धनावेश है, वही इनको रिपल्सन फोर्स लगाता है, प्रतिकर्षित करता है। इनके जो मध्य में कुछ ना कुछ धनावेश भाग है और वो धनावेश भाग ही इन धनावेशित अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ये 90 डिग्री से अधिक के कोण पर घूम जाते हैं। मध्य में धनावेश, इन्होंने बताया कि इसके मध्य में जरूर धनावेश है, और अगर धनावेश नहीं होगा तो ये सीधे निकल जाते, मगर ये कहां मुड़ गए, 90 डिग्री से अधिक के कोण पर मुड़ गए। इसका मतलब इनके मध्य में जरूर एक धनावेशित भाग है। ये इन्होंने दूसरा पॉइंट निकाला। अब जो तीसरा पॉइंट निकाला कि जो 90 डिग्री से भी अधिक मींस एक लगभग 180 जस्ट वापस। अब अंदाजा ये लगाइए, ये बहुत तीव्र गति से त्वरित किया गया, इन्हें बहुत तेजी से जा रहे थे और इनकी दिशा जस्ट उल्टी कर दी। इसका मतलब जो मध्य में धनावेशित भाग है वो बहुत ही उच्च धनावेशित है, वो उच्च धनावेशित है। मींस पूरे पदार्थ का जितना भी धनावेश है वो केवल और केवल मध्य में है और वह उच्च धनावेशित है। ये 3 पॉइंट उन्होंने निकाले। कौन कौन से? कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त है, ये अधिकांश स्थान रिक्त है। दूसरा पॉइंट निकाला कि इसके मध्य में धनावेशित भाग है, वही अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है, तभी ये यहां से जाने के बाद ऐसे, यहां से जाने के बाद इस तरीके से घूम जाते हैं और बहुत कम, ये यहां पे है, बहुत कम अल्फा कण वापस आता है। 10 से 12,000 केसों में एक अल्फा कण वापस निकल आता है। तो इन 3 पॉइंट उन्होंने निकाले कि अधिकांश भाग रिक्त है, और इससे निकाला कि मध्य में धनावेशित भाग है, और इससे निकाला जो मध्य में धनावेशित भाग है वो उच्च धनावेशित है, क्योंकि इतनी तीव्र गति से जाने वाले अल्फा कणों को जस्ट पीछे मोड़ देता है। इसका मतलब वो उच्च धनावेशित है। तो ये 3 पॉइंट निकाले इन्होंने अपने प्रयोग से, और इसकी स्टडी करते रहे, और यही 3 पॉइंट, यही जो इनका प्रयोग, अन्य भी इन्होंने कई पॉइंट इससे स्टडी किए, और ये प्रयोग ही आगे एटॉमिक मॉडल नया क्रिएट हुआ इससे। और ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो आया है 1911 में, इसकी आधारशिला ये प्रयोग रहा। इस प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने 1911 में एक अपना मॉडल दे दिया। 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये कब दिया गया? 1911 में। इस प्रयोग के आधार पर ही इन्होंने दिया। इस प्रयोग की काफी स्टडी की, उसके आधार पर इन्होंने पूरा अपना एक मॉडल दिया, और इन्होंने बताया कि अल्फा कण जो हमने प्रयोग किया था उसके आधार पर इन्होंने दिया, और इन्होंने परमाणु का पूरा आंतरिक भाग का स्ट्रक्चर बता दिया कि कैसे कैसे नाभिक होता है, कहां पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई, किस प्रकार धनावेश होता है। इसके साथ ही साथ अन्य जानकारियां भी इन्होंने बताई। अब देखिए, बहुत कम शब्दों में हम समझ लेते हैं इसको। देखिए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो परमाणु है वो गोलाकार है और विद्युत का उदासीन है। गोलाकार है और विद्युत का उदासीन है। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि समस्त द्रव्यमान केंद्र में ही निहित है। परमाणु का जो जितना भी द्रव्यमान है उसका अधिकांश भाग, 90% से अधिक भाग, लगभग 99% भाग वो नाभिक में ही होता है, मध्य में। जो मध्य में धनावेशित भाग जो यहां पर आया था, मध्य में इन्होंने कहा था जो धनावेशित भाग है मध्य में, उसको नाम इन्होंने नाभिक नाम दिया। और नाभिक की खोज करने का श्रेय भी रदरफोर्ड को जाता है। नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। इन्होंने ही बताया अपने प्रयोग के आधार पर कि मध्य में जो धनावेशित भाग है यही नाभिक है। इसी को इन्होंने नाभिक नाम दिया, नाभिक नाम दिया इसको। तो नाभिक की खोज करने का श्रेय भी
रदरफोर्ड को जाता है। इन्होंने ही बताया ये नाभिक है। तो और ये भी बताया कि जितना भी परमाणु में कुल द्रव्यमान है इसका 99% द्रव्यमान नाभिक में है। तो अगला पॉइंट उन्होंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इन्होंने क्या बताई, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये बताई है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। देखिए कैसे, अगर ये नाभिक है तो इसके चारों तरफ ये कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये घूमते रहते हैं, ये चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमते रहते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती उन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इनसे जब पूछा गया कि भाई नाभिक जो है, जिसको इन्होंने नाभिक नाम दिया, वो धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्या ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्यों घूमेगा लगातार, वो आकर्षित हो जाएगा, ये भी आकर्षित हो जाएगा, यहाँ वाला ये भी पहुंच जाएगा, सब पास पास नहीं आ जाएंगे। तो इन्होंने इसकी व्याख्या क्या की, इन्होंने कहा कि आकर्षण बल जरूर लगता है, ऐसा नहीं आकर्षण नहीं, आकर्षण बल तो है, परंतु इनको वृत्ताकार घूमने के लिए एक अपकेंद्र बल की आवश्यकता होती है जो बाहर की तरफ लगता है। एक अपकेंद्र बल, वृत्तीय गति में आप पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा शायद, अपकेंद्र बल, आपको वृत्ताकार घूमने के लिए एक अपकेंद्र बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगता है। तो इन्होंने कहा ये बाहर की तरफ लगेगा और उतना ही लगेगा जितना ये अंदर की तरफ आकर्षण बल लगेगा। इस प्रकार इन्होंने इस आकर्षण बल को संतुलन में कर दिया। इन्होंने कहा ये बल, इसको संतुलन कौन करेगा, आकर्षण बल को अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस प्रकार इन्होंने नाभिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और धनावेश, पूरे परमाणु के आंतरिक संरचना के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी ने दी है आंतरिक संरचना की तो वो रदरफोर्ड ने दी। आगे इसमें संशोधन भी हुआ। तो इन्होंने जो मेन पॉइंट बताए वो ये है कि जो नाभिक है वो गोलाकार है, विद्युत का उदासीन है, गोलाकार है, विद्युत का उदासीन है। इलेक्ट्रॉन इसके और इसके मध्य में समस्त द्रव्यमान इसका निहित होता है, लगभग 90% से ऊपर, मैंने बताया था 99% लगभग। और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। और इस पे नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य एक आकर्षण बल भी लगता है, परंतु इस आकर्षण बल को, इस अट्रैक्शन फोर्स को कौन संतुलन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल, जो बाहर की तरफ लगता है। और इस प्रकार ये अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं। इतनी जानकारी इन्होंने दी। अब इसमें क्या क्या संशोधन हुए, ये भी मॉडल आगे चल के फेल हो गया, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।